हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर के अंदर मैं डील करने वाली हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स के बारे में। इसके पहले जो मैंने पार्ट डील किया था उसमें मैंने बताया था कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, स्क्रोटम और पेनिस। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे आप ज़रूर देखें। नाउ इस पार्ट के अंदर हम डील करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल गोनाड्स यानी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कौन से होते हैं, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, सहायक ग्रंथियां कौन सी होती हैं और इसमें पाए जाने वाले डक्ट सिस्टम कौन सा होता है। क्योंकि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, स्पर्म का प्रोड्यूस होना, शुक्राणुओं का बनना। दूसरा, डक्ट सिस्टम के जरिए जो स्पर्म है वो लिक्विड पोर्शन के साथ मिक्स होकर वेरियस डक्ट्स के साथ में ये आगे से आगे ट्रांसपोर्ट होता है और एक्सटीरियरली या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर रिलीज होता है सीमेन। ओके। एंड थर्ड फंक्शन होता है कि इसमें जो प्रेजेंट सहायक ग्रंथियां होती है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, वो फ्लूइड पार्ट, द्रव्य पार्ट को कंट्रीब्यूट करती है ताकि वो स्पर्म के साथ मिक्स हो सके, शुक्राणुओं के साथ मिक्स हो सके और वीर्य यानी सीमेन का फॉर्मेशन कर सके। ऑल टुगेदर ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं उससे मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाली हूँ और बहुत ही कंसाइज और शॉर्ट मैनर में मैं आपको समझाऊंगी कि ये पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और वो किस तरीके से स्पर्म को इन सारी नलिकाओं के जरिए आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ फिगर को भी ड्रॉ करूँगी, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखें कि इसको बनाते कैसे हैं ताकि आप खुद भी इस होल फिगर को बना सकते हैं और इजीली इन सारे पार्ट्स को एक दूसरे के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगी सपोर्टिव स्ट्रक्चर, जो कि मैंने पहले भी बताया था, दैट इज सपोर्टिव स्ट्रक्चर में आता है स्क्रोटम एंड पेनिस। ओके, सो हियर इज द पेनिस। इसमें मैंने बताया था कि 3 मसल्स जो इरेक्टाइल मसल्स होते हैं उनसे मिलके बना हुआ है। सबसे मीडियली जो है ये मिड वेंट्रल मास जो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है एंड 2 डॉर्सोलेटरल जो मासेस होते हैं वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है। उसे मैं यहाँ पर डिटेलली मैं यहाँ नहीं चाहूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। हियर इज द पेनिस। एंड दूसरा जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि रूट ऑफ पेनिस से अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम बाहर से एक पाउच जैसा दिखता है लेकिन इंटरनली ये डिवाइड होता है विद द स्क्रोटम सेप्टम और ये मेन स्ट्रक्चर होता है जो कि किसको कैरी करता है, दैट इज मेल सेक्स गोनाड, जैसे बोलते हैं टेस्टिस। ओके, यहाँ पर ये होल स्क्रोटम है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्क्रोटल सेप्टम से 2 में डिवाइडेड है एंड इंटरनली इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं मेल सेक्स ग्लैंड जिसे बोलते हैं टेस्टिस। ओके, एंड दिस इज द स्क्रोटम। और यहां पर प्रेजेंट है पेनिस। ओके, नाउ ये जो टेस्टिस होते हैं ये ओवल पेयर्ड सेक्स ग्लैंड्स होती है, इस तरफ भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी है। ओके, स्क्रोटम सेप्टम जो है ये होल स्क्रोटम को 2 में डिवाइड करता है और दोनों के अंदर एक एक टेस्टिस पाए जाते हैं जो कि ओवल ग्लैंड होती है और इसका मेन काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, शुक्राणुओं को बनाना। और इसी टेस्टिस के पीछे पोस्टीरियरली यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, एक ऑर्गन होता है जो कि इसी से अटैच्ड रहता है जिसे यहाँ पर बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ओके, नाउ इसकी आउटर लाइनिंग्स में यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट है प्यूबिक एरिया जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्यूबिक हेयर्स। सबसे पहले यहाँ पर हम टेस्टिस को डिटेली इंटरनल व्यू को यहाँ पे हम समझेंगे। मैं इसका एनलार्ज फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। टेस्टिस जो है ये ओवल ग्लैंड है जिसका वजन 10 से 15 ग्राम होता है जो कि स्क्रोटम के अंदर पेल्विक कैविटी के बाहर रहते हैं, क्योंकि
इनका काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए मेनली इंटरनल कोर बॉडी टेम्परेचर से यहाँ पर स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए होता है, इसलिए ये बॉडी कैविटी से बाहर होते हैं। नाउ यहाँ पर होल टेस्टिस के अंदर बेसिकली 3 लाइनिंग्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो लाइनिंग होती है उसे ट्यूनिका वेजिनालिस कहते हैं, और ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर भी अगेन क्या होती है, 2 लाइनिंग होती है, बाहर की ओर पैराइटल, अंदर होती है विसरल। सो ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये बाहर की लाइनिंग है पेरिफेरी में, जिसे बोलते हैं पैराइटल, और अंदर की ओर है विसरल। और ये कौन सी लाइनिंग है, दैट इज ट्यूनिका। ट्यूनिका मतलब लाइनिंग, लेयर, ट्यूनिका वेजिनालिस। इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग है ये सिरस लाइनिंग होती है जो कि पेरिटोनियम से डिराइव्ड होती है, और इसके अंदर की ओर जो लाइनिंग होती है जो कि इस लाइनिंग से अटैच्ड रहती है, विसरल लाइनिंग ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस से जो अटैच रहती है, लेकिन उसका अंदर की ओर क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। अंदर ये लाइनिंग जो होती है, ये वाली लाइनिंग, ये क्या कहलाती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल होता है, इससे मिलकर बनी होती है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। और अंदर की ओर ये कई लोब्स के अंदर एक्सटेंड होती है, जिसमें लोब जो होता है ये इस तरीके से, इनका अपेक्स पार्ट तो मीडियली होता है और बेस पार्ट पेरिफेरी की तरफ होता है। सो ट्यूनिका एल्बुजिनिया कई लोब्स और कई कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करती है टेस्टिस को इंटरनली, जो कि एक वाइट फाइब्रस कैप्सूल होता है। और ये लाइनिंग क्या है, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि टेस्टिस को अंदर से कई, इन सारे पार्ट को क्या बोलते हैं, दैट इज लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर डिवाइड करती है। ओके, नाउ ये टेस्टिस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 200 से लेके 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर की ओर जो नेक्स्ट लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जो कि लोब्यूल को सराउंड करती है, लोब्यूल के इनर एस्पेक्ट पे जो प्रेजेंट होती है, इसको मैं सब तरफ ड्रॉ नहीं कर रही हूं, इस लाइनिंग को बोलता है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। नाम से समझ में आ रहा है, वैस्कुलोसा मीन्स ये जो लाइनिंग है ये हाईली सप्लाइड रहती है विद द ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो लोब्यूल है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया के एक्सटेंशन है, जो कि अंदर की ओर जाने से बनते हैं। और इम्पॉर्टेंटली इस लोब्यूल के अंदर क्या मेन स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज हाईली कॉइल्ड और कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो ईच लोब्यूल के अंदर 1 to 4 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो इसे मैं यहाँ पे सबके अंदर ड्रॉ कर लेती हूँ। सो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का लार्ज हम फिगर वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है, इसमें सपोज यहाँ पर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है, और यहाँ पे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। 2 टाइप की सेल जो होती है, एक होती है स्पर्मेटोजेनिक सेल। ये कौन सी सेल है, स्पर्मेटोजेनिक सेल, यानी ये वो सेल होती है जो कि स्पर्म्स को फॉर्म करती है, स्पर्म शुक्राणुओं को बनाने का काम करती है। और दूसरी जो सेल होती है जो कि इन्हीं के साथ में, स्पर्मेटोजेनिक सेल के साथ में ही धसी हुई होती है, और ये कॉलम लाइक टॉल सेल्स होती हैं, दिस होल। ये जो पूरा मैंने रेड में ड्रॉ किया है, ये पूरी क्या है, एक सेल। और दूसरी जो ये स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल जो होती है, इसे बोलते हैं सर्टोली सेल।
या फिर बोल सकते हैं सस्टेंटिकुलर सेल। सो सर्टोली सेल और जो सस्टेंटिकुलर सेल जो होती है ये होल टुगेदर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को एनसर्कल करते हुए कॉलम लाइक सेल्स होती हैं जो कि कहाँ से एक्सटेंड हो रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से लेके ल्यूमन तक एक्सटेंड होती है। दिस इज द ल्यूमन। ओके, सो ये है ल्यूमन जहाँ पर कि जो स्पर्म है वो ट्रैवल करते हैं। सो दिस इज द वॉल। ये जो है ये क्या है, पूरी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की क्या है, वॉल। सो इस वॉल के अंदर दो टाइप के स्पेशलाइज सेल है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, जो कि इन सर्टोली सेल से क्या होती है, नरिश होती है। ये सर्टोली सेल इनको सपोर्ट करती है, नरिश करती हैं और कई मैचुरेशन प्रोसेस से होकर गुजरने में मदद करती है। यानी स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इस तरीके से मैच्योर स्पर्मेटिड के अंदर कन्वर्ट करने में मदद करती है और फाइनली ये क्या फॉर्म करने में हेल्प करती है, मैच्योर स्पर्म सेल्स। एंड इसी के साथ में ये कुछ अमाउंट में लिक्विड को भी रिलीज करती है, जिसके कारण जैसे ही स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं उसी के साथ में एक प्रेशर के साथ में इन सारे स्पर्म सेल्स को क्या करती है, इस ल्यूमेन के अंदर डालती है, जिससे वो यहाँ पे आगे की ओर ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये काम होता है इन नर्व्स और सस्टेंटिकुलर सेल्स का, सपोर्टिंग सेल का। एंड इम्पॉर्टेंटली ऐसी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, दिस इज द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सो सपोज यहाँ पर टू टाइप जो दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, दिस इज द वन सेमिनिफरस एंड दिस द अनदर। सो दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में अगेन कुछ और टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर, जो कि दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाई जाती है। इन्हें कहते हैं लेडिक सेल, लेडिक सेल बोलते हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। सो ये लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है ये एक इम्पॉर्टेंट एंड्रोजन हार्मोन, जो कि मेल के अंदर मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसके रिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल से, जो कि दो सेमिनिफरस ट्यूब के बीच में प्रेजेंट पाए जाने वाले इन सेल्स के अंदर से रिलीज होता है। ओके, सो इस तरीके से जो ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और जो सर्टोली सेल्स हैं ये सेमिनिफरस ट्यूब के अंदर पाई जाती हैं। एक सेल जो कि मैच्योर स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, स्पर्मेटोजेनिक सेल, और इसको वेरियस प्रोसेस से होकर गुजरने में जो मदद करती है वो क्या है, सर्टोली सेल, जो कि इनके साथ में पाई जाती है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो दो सर्टोली सेल्स हैं ये क्या फॉर्म करती है, यहाँ पर ब्लड टेस्टिस बैरियर को फॉर्म करती है। और ये बैरियर ब्लड में पाए जाने वाले कई टॉक्सिन्स को डायरेक्टली इन स्पर्मेटोजेनिक सेल तक पहुंचने से बचाता है, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सर्टोली सेल से होकर गुजरते हैं और इन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। नाउ वापस से हम टेस्टिस के इंटरनल फिगर की ओर आते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि इन लोब्यूल्स के अंदर हाईली कॉइल्ड 1 to 4 क्या प्रेजेंट होती है, घुमावदार कई 1 to 4 ट्यूब, जिसे बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। और ये सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल यहाँ पर जैसे ही ये मिडिली बाहर निकलती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज स्ट्रेट ट्यूब्यूल के अंदर। ये क्या है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल। ओके, नाउ ये सारी स्ट्रेट ट्यूब्यूल बीच में मर्ज होके क्या बनाती है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे क्या बन जाता है, नेटवर्क, एक झाल बन जाता है। और यहाँ पर इस झाल को क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। ओके, सो दिस इज द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। नाउ इस रेटे टेस्टिस से क्या होती है, कुछ ट्यूब्यूल्स हाईली कॉइल्ड होकर कहाँ पर जाती है, टेस्टिस के पीछे एक पार्ट जो बनता है एक स्ट्रक्चर का, उसका हेड पार्ट फॉर्म करने में मदद करती है ये सारी ट्यूब्यूल्स, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस।
सो एपिडिडाइमस के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है हेड, मिडिल पार्ट कहलाता है बॉडी, और टेपरिंग एंडिंग पोर्शन जो होता है उसे बोलते हैं टेल। सो एपिडिडाइमस का जो हेड पार्ट है वो इन सारी कॉइल्ड ट्यूब से मिलके बना होता है, जो यहाँ पर कई कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है। सो ये जो कॉइल्ड ट्यूब्स है यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं, इफरेंट डक्ट। ओके, इन सारी डक्ट्स को, जो कि रेटेटेस्टिस से होकर हेड ऑफ एपिडाइमस में जाती है। एंड देन यहाँ से थोड़ा सा लेस घुमावदार होते हुए बॉडी और टेल एरिया के अंदर ये जो ट्यूब है वो सिंगल ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। एंड देन वहाँ से टेल पोर्शन के यहाँ से ये जो डक्ट है, दैट इज डक्ट ऑफ एपिडाइमस, ये जो डक्ट कहलाती है एपिडाइमस में, वो क्या है, डक्ट ऑफ एपिडाइमस। ये एक सिंगल ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसका डायमीटर स्लाइटली क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यहाँ से ये क्या कहलाती है, वॉस डिफरेंस। ये क्या है, वॉस डिफरेंस, या फिर इसे डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं। ओके, सो ये है टेस्टिस का इंटरनल पार्ट, जिसमें हमने देखा कि लेयर्स कौन सी होती हैं, इसमें कई कंपार्टमेंट्स होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स एंड वेरियस डक्ट सिस्टम को जो कि टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं उसको हमने समझा। सो टेस्टिस के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैच्योर स्पर्म सेल्स, और वहाँ से मैच्योर स्पर्म सेल जो है वो इन वेरियस डक्ट सिस्टम से होकर गुजरते हुए कहाँ तक पहुँच जाते हैं, वॉस डिफरेंस तक। ओके, नाउ इसके बाद का जो फिगर है, इसमें आने वाले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को मैं पहले यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, देन हम समझेंगे कि जो ये स्पर्म है ये आगे कहाँ से कहाँ की ओर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ डक्ट, जो कि आगे की ओर जाती है, जिसे बोलते हैं वॉस डिफरेंस या फिर डक्टस डिफरेंस। यहाँ पर है ब्लैडर, जैसे ब्लैडर, और नेक्स्ट इसके नीचे इंफीरियरली एक ग्लैंड आती है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ये है ब्लैडर और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ब्लैडर के पीछे की ओर पाई जाती है एक और कॉन्वोल्यूटेड घुमावदार एक्सेसरी ग्लैंड, जिसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। देन यहाँ पर प्रेजेंट होती है डीप मसल्स, और इन डीप मसल्स के अंदर पाई जाती है एक और मटर के दाने के आकार की एक और ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड, जिसे बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। या फिर दूसरा नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड। और एक जो नलिका जो कि इन सारे स्ट्रक्चर से होकर गुजरती है, दैट इज यूरिथ्रा। दिस इज यूरिथ्रा। तो यहाँ तक हमने समझा था कि जो डक्ट्स है ये कॉइल डक्ट, अब इसका डायमीटर यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है और एक स्ट्रेट ट्यूब के रूप में ऊपर की ओर जाती है, जिसे यहाँ पे बोलते हैं वॉस डिफरेंस। ओके, सो ये जो ब्लैक में मैंने बनाई वॉस डिफरेंस या फिर इसे डक्टस डिफरेंस बोलते हैं। तो ये जब ये ऊपर की ओर असेंड होती है तो ये कॉर्ड नुमा स्ट्रक्चर के अंदर जाती है, जिसे यहाँ पर बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, यहाँ पे कॉर्ड नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं,
और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर डक्टस डिफरेंस, क्रीमेस्टर मसल्स, आर्टरीज मीन्स वेसल्स होती है, नर्व होती है, ये सारे स्ट्रक्चर एक कॉर्ड के जरिए ऊपर की ओर जाते हैं। और इंग्वाइनल कैनाल के जरिए, एक कैनाल होती है जो कि एब्डोमिनल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, आगे के एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, उस कैनाल के अंदर इंग्वाइनल कैनाल जो होती है उसके जरिए स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या करती है, इन सारे स्ट्रक्चर्स को जो कि यहाँ पे स्क्रोटम में प्रेजेंट है उसको कहाँ की ओर ले जाने में मदद करती है, एब्डोमिनल कैविटी में, क्योंकि ये तो कहाँ है, पेल्विक कैविटी के बाहर। सो इस कैनाल के जरिए ये स्पर्मेटिक कॉर्ड ऊपर की ओर जाती है और इन सारे स्ट्रक्चर्स को किस में खोलने में मदद करती है, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी में। तो इस तरीके से वॉस डिफरेंस जो है ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए ऊपर की ओर जाता है, इंग्वाइनल कैनाल के जरिए एंटर करते हुए एब्डोमिनल कैविटी में आता है, और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यहाँ पर ये ब्लैडर के साइड में से होते हुए, इस तरीके से ब्लैडर के साइड में से होते हुए यहाँ पे प्रेजेंट है यूरेटर। सो यूरेटस के ऊपर से घूमकर, यूरेटस के ऊपर से घूमकर ये जो वॉस डिफरेंस है ये यहाँ पे एंड होने लगती है इस एसेसरी ग्लैंड के आगे, एंड यहाँ पर ये थोड़ा सा डायलेटेड फॉर्म में चेंज हो जाती है, यानी थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट बनाती है जिसे बोलते हैं एम्प्यूला। एंड देन यहाँ से सेमिनल वेसिकल और एम्पुलरी पार्ट दोनों क्या होने लगते हैं, मर्ज। ओके, यहाँ पे जो वॉस डिफरेंस का फूला हुआ पार्ट है एम्प्यूला, वो और सेमिनल वेसिकल दोनों मर्ज होके इस यूरिथ्रा के अंदर अपने सिक्रीशन को रिलीज करते हैं। ओके, सो इस तरीके से जो सीमन है वो कहाँ से ट्रैवल करता हुआ, इन सारे डक्ट सिस्टम से होता हुए, डक्टस एपिडाइमस यानी एपिडाइमस की जो डक्ट है उसमें से होते हुए वॉस डिफरेंस, और वॉस डिफरेंस ऊपर की ओर असेंड होते हुए ब्लैडर के साइडवेज जाते हुए एम्पुलरी फूला हुआ पार्ट बनाता है, और सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन के साथ मिक्स होके सीमन को कहाँ रिलीज कर रहा है, यूरिथ्रा में। नाउ यहाँ पर जो एपिडाइमस है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज ये स्पर्म को कई महीनों तक स्टोर कर सकता है अगर वो इजैकुलेट नहीं हुआ है तो, बाहर की ओर रिलीज नहीं हुए हैं तो, एंड उसी के साथ में स्पर्म के मैच्योरेशन प्रोसेस में भी ये मदद करता है। ओके, उन्हें केपेबल बनाता है कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर सेकेंडरी ओसाइट को फर्टाइज कर सके, ओके, उसे पेनिट्रेट कर सके। सो ये जो मैच्योरेशन प्रोसेस है स्पर्म के अंदर वो कहाँ होता है, एपिडाइमस में, एंड स्टोरेज भी होता है, और जितने भी डीजेनरेटेड स्पर्म्स हैं वो रीएब्जॉर्ब भी एपिडाइमस में होते हैं। एंड सेम इसी तरीके से वॉस डिफरेंस का भी यही काम होता है, यानी स्पर्म को कई महीनों तक स्टोर करना, एंड उसी के साथ में इजैकुलेशन के दौरान यहाँ पर प्रेजेंट स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के जरिए जो स्पर्म है मिक्स विद द फ्लूइड उसे क्या करती है, आगे की ओर ट्रैवल करने में मदद करती है, और कई महीनों तक यहाँ पर भी स्पर्म क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। नाउ यहाँ तक पहुँचने के बाद में इस एम्पुलरी पार्ट से जब स्पर्म होकर गुजरते हैं तो ये कुछ अमाउंट में इस सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड के साथ भी मिक्स होते हैं, एंड देन वो कहाँ पे एंटर करते हैं, एक कॉमन डक्ट के अंदर। सो जो एम्पुलरी पार्ट और सेमिनल वेसिकल जहाँ पर मर्ज हो रही है ये कॉमन पार्ट बनाती है, एक कॉमन ट्यूब बनाती है जिसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो कहाँ ओपन होती है, इन द प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। सो यूरिथ्रा जो है ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है जो कि एक कॉमन पैसेज है, क्योंकि इसके ज़रिए ब्लैडर में स्टोर जो यूरिन है वो भी बाहर निकलता है, और इसी ट्यूब के ज़रिए इन सारी डक्ट सिस्टम से होते हुए जो स्पर्म है वो भी ट्रांसपोर्ट होते हुए इसी यूरिथ्रा के ज़रिए ही बाहर एक्सटीरियरली इन फॉर्म ऑफ इजैकुलेशन सीमेन के रूप में बाहर निकलते हैं। ओके, सीमेन क्या है, दैट इज स्पर्म मिक्स विथ सेमिनल फ्लूइड। स्पर्म के साथ में जब सेमिनल वेसिकल और दूसरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला जब फ्लूइड मिक्स होता है तो वो सीमेन भी इसी यूरिथ्रा के जरिए बाहर आता है। ओके, तो यूरिथ्रा जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। जब ये प्रोस्टेट से होकर यूरिथ्रा गुजरती है
तो उसे बोलते हैं दिस पार्ट, ये कहलाती है प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। और यही यूरिथ्रा जब डीप मसल ऑफ पेरिनियम से होकर गुजरती है तो इसे मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा कहते हैं। और यही यूरिथ्रा जब कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से होकर गुजरती है, पेनिस के अंदर जो मिड वेंट्रल मास होता है उसके जरिए जब गुजरती है तो इसे स्पॉन्जी यूरिथ्रा कहते हैं। और आखिरी में यहाँ पर बाहर एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफाइस ओपनिंग के जरिए बाहर ये यूरिथ्रा जो है वो बाहर की ओर ओपन होती है। सो ये यूरिथ्रा के 3 पार्ट होते हैं। नाउ इस होल डक्ट सिस्टम के अंदर हमने कई डक्ट्स देखी जो कि स्पर्म एज वेल एज उसके साथ प्रेजेंट जो फ्लूइड है वो इन नलिकाओं से होकर वेरियस डक्ट्स जो होती है उनके जरिए गुजरता है और बाहर एक्सटीरियरली रिलीज होता है। नाउ इस स्पर्म के साथ में जो लिक्विड पोर्शन होता है जो कि स्पर्म के साथ मिक्स होता है वो कहाँ से बनता है? तो पहला मैंने बताया कि कुछ अमाउंट में सेमिनल वेसिकल से भी ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उससे भी कुछ अमाउंट में फ्लूइड रिलीज होता है सर्टोली सेल के द्वारा, और वो स्पर्म को पुश करता है इस ल्यूमेन के अंदर जाने के लिए और कई डक्ट सिस्टम के जरिए गुजरने में मदद करता है। एंड उसी के साथ में 3 एसेसरी ग्लैंड होती है, 3 सहायक ग्रंथियां होती है जो कि इस फ्लूइड पार्ट को बनाने में मदद करती है। सो कंबाइनली स्पर्म और इन सारे फ्लूइड को मिला के यहाँ पे कहते हैं सीमेन। और ये जो सीमेन है सेमिनल फ्लूइड जो है ये किससे मिलके बना हुआ है? 3 वेसल से, 3 ग्लैंड से मिलके बना हुआ है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो 5 सेंटीमीटर की एक पाउच लाइक घुमावदार ग्लैंड होती है जो कि ब्लैडर के पीछे पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। एंड ये अपने डक्ट को एम्पुला के साथ मर्ज करके इजैकुलेटरी डक्ट बनाकर अपने सिक्रीशन को कहाँ पर रिलीज करती है? प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा में। एंड इसमें प्रेजेंट जो सिक्रीशन है ये 60% तक सीमेन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड 60% वॉल्यूम इन सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड का होता है जो कि हाईली एल्कलाइनिक होता है और इसमें मेनली प्रेजेंट होते हैं फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड क्लॉटिंग प्रोटीन। फ्रुक्टोज जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी फॉर्मेशन के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है क्योंकि जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करते हैं तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज के कारण यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसी कॉन्ट्रैक्शन से स्पर्म में मोटिलिटी क्रिएट होती है और वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में उसे मदद करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एंड थर्ड, क्लॉटिंग प्रोटीन के प्रेजेंस के कारण जैसे ही सीमन इजैकुलेट होता है सबसे पहले वो क्या हो जाता है? क्लॉट, मीन्स इट बिकम थिक। ओके, तो 60% तक जो सीमन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन से फ्लूइड का होता है? सेमिनल वेसिकल से रिलीज होने वाले फ्लूइड का। देन 20 से 30% जो फ्लूइड कंट्रीब्यूट होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि ब्लैडर के इंफीरियरली नीचे की ओर पाई जाती है जिसमें बेस ऊपर की ओर और अपेक्स नीचे की ओर डायरेक्टेड होता है। एंड यहाँ पर भी एल्कलाइनिक सिक्रीशन बनता है एंड इसके अलावा ये सिट्रिक एसिड बनाता है एज वेल एज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करता है कि जो सेमिनल वेसिकल से रिलीज हुआ जो फ्लूइड है जब भी सीमेन को क्लॉट कर देता है, मतलब कोएगुलेट कर देता है, थोड़ा जमा देता है, थिक कर देता है, तो उसे रीलिक्विफाई वापस से फ्लूइड बनाने में, थिन फ्लूइड बनाने में कौन से क्लॉटिंग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स वर्क करते हैं? प्रोस्टेट से रिलीज होने वाले प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। एंड इसी के साथ में इस पर प्रेजेंट जो फ्लूइड होता है वो सीमेन को कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? मिल्की, क्योंकि इसके सिक्रीशन से ही सीमेन का जो अपीयरेंस है वो मिल्की अपीयरेंस होता है। ओके, नाउ तीसरी जो ग्लैंड होती है जैसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, ये क्या रिलीज करती है? म्यूकस को रिलीज करती है अलोंग द होल यूरेथ्रा, जिससे कारण यूरेथ्रा में प्रेजेंट जो यूरिन है उसकी एसिड कंटेंट को ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है ताकि इसमें रिलीज होने वाले जो स्पर्म है वो डैमेज ना हो, इजैकुलेशन के दौरान जो स्पर्म यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं वो डैमेज ना हो, और उसी के साथ में होल यूरेथ्रा को मॉइस्ट बनाने में मदद करता है और ग्लैंड्स पेनिस को भी क्या करता है? लुब्रिकेट करने में
मदद करता है। तो इजैकुलेशन से पहले जो म्यूकस रिलीज होता है और जो लिब्रिकेशन में जो मदद करता है वो सिक्रेशन कहाँ से रिलीज होता है, काउपर्स ग्लैंड से, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इस तरीके से ये 3 एसेसरी ग्लैंड्स होती है जो कि कंबाइनली सेमिनल फ्लूइड को बनाने में मदद करती है, और इन तीनों के सेमिनल फ्लूइड के साथ मिक्स होता है स्पर्म, जिसे कंबाइनली कहा जाता है सीमन, जब ये इजैकुलेशन के दौरान बाहर आता है। सो इस तरीके से इस होल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल गोनाड, टेस्टिस ओवलर शेप के होते हैं जो कि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसमें कई डक्ट सिस्टम्स होती हैं जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद में ऑल अलोंग द ट्रैक्ट ट्रैवल करने में हेल्प करती हैं, और सपोर्टिव जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो कंबाइनली सेक्रेशंस को अपने इन्हीं डक्ट के अंदर रिलीज करती है ताकि स्पर्म इनके साथ में मिक्स होकर प्रोटेक्टेड रहें एज वेल एज वो बाहर की ओर रिलीज हो सकें। सो यहाँ पे हमने समझा टेस्टिस, डक्ट सिस्टम और ग्लैंड्स के बारे में। थैंक यू।